हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे। चलिए बेटे, हम बात करते हैं आज क्लास 12 अध्याय फर्स्ट बिलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम इससे पहले लेक्चर 29 तक पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 30। और बेटे आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जरा ध्यान देंगे। आज हम उसमें 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पराशर दाब क्या होता है, पराशर दाब के नियम क्या होते हैं। सेकंड हम बात करेंगे प्रतिलोम परासरण क्या होता है। सेकंड हम बात लेके चलेंगे बेटे यहाँ पर प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं बेटे। इसके बाद हम बात करेंगे समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अल्प परासरी और अति परासरी विलयन क्या है। तो बच्चों इससे पहले वाली क्लासें अगर आप पढ़ के आ रहे होंगे रेगुलर तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और हर टॉपिक आपका कंप्लीट आपको यूट्यूब पर केमिस्ट्री फैमिली पे मिल रहा होगा। तो जी अब हम आगे बात करने वाले, हम बात करेंगे पराशर दाब क्या है। तो सारे बच्चे फोकस करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। जी बेटे, हम बात करेंगे, आज का टॉपिक रहेगा पराशर दाब। जी चलिए देखते हैं। जी बेटे आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हम बात करने वाले हैं पराशरण दाब। पराशरण दाब सर इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पराशर दाब। इसे पी या पाई से प्रदर्शित करेंगे। जी बेटे पी या पाई से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या होता है हम जानना चाहेंगे पराशर दाब क्या होता है। देखिए बेटे हमने पढ़ा था जब विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली में से प्राकृतिक रूप से स्वतः प्रवाह करते हैं, इसे हम परासरण कहते हैं। अगर इन विलायक के कणों के प्रवाह को रोकने के लिए एक हम सांद्र विलयन पर दाब लगा देते हैं तो वो दाब कहलाता है परासरण दाब। चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। जी क्या है परासरण? जी बेटा ये हमारे पास अर्ध पारगम झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है बेटा? अर्ध पारगम झिल्ली है। इधर हमने बेटे सांद्र विलयन भरा है। कैसा विलयन है बेटा? सांद्र विलयन, सांद्र विलयन है, हायर कॉन्सेंट्रेट। सर इस बीकर में इस साइड हमने तन विलयन लिया है, तन विलयन, लोअर कॉन्सेंट्रेट। जी बेटे देखिए बेटे हमने बात की थी सर क्या होता है तन विलयन। इसमें कौन सा विलयन भरा हुआ है बेटा? तन विलयन भरा हुआ है। जी बेटे इसमें सांद्र विलयन है। पराशरण कहता है कि सर विलायक के कण तन विलयन से किधर जाते हैं? सांद्र विलयन की ओर। किसके कण जाते हैं बेटा? विलायक। जो विलायक होता है, विलायक के कण सांद्र तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटे? परासरण। अब हमें क्या करना है मेरे बच्चे? हमें इन विलायक के कणों का तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह को रोकना है। तो रोकने के लिए बेटे हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे? इसे रोकने के लिए हम इस विलयन पर, सांद्र विलयन पर एक पिस्टन के द्वारा दाब लगाते हैं। इसे बाह्य दाब कहते हैं। कौन सा दाब बेटा? बाह्य दाब।
इन विलायक के कणों के प्रवाह को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जो हमने दाब लगाया है, यहां से जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को ही हम कहते हैं परासरण दाब। जी बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्रिया में, समझिएगा। परासरण दाब के बारे में हम बोल सकते हैं, वह क्रिया जिसमें विलायक के अणुओं का तन विलयन से विलायक के अणुओं का तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तन विलयन से बेटा किधर, सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जितना, या सांद्र विलयन पर अतिरिक्त, किस पर बेटा, सांद्र विलयन पर, जी बेटा, सांद्र विलयन पर जितना अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। जी बेटा, परासरण दाब कहते हैं, और इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, इसे पी या पाई से क्या कर रहा है बेटा, बताइए, पाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, सब बच्चों को क्लियर है हमने क्या लिखाया है बेटा, वह क्रिया जिसमें विलायक के अणुओं का तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए जितना अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है मेरे बच्चे, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। यही हमने डायग्राम में समझाया है। तन विलयन है, सांद्र विलयन है, विलायक के कण तन विलयन से किधर जा रहा है, दिशा किधर है बेटा, सांद्र की ओर। हमें इन प्रवाह को रोकना था, तो हमने बेटा क्या किया, सांद्र विलयन पे एक दाब लगा दिया, तो जो दाब लगाया है उसी को हमने बोला है परासरण दाब। क्लियर है बेटे, सबको क्लियर है इतना, परासरण दाब क्या होता है। अथवा एक और परिभाषा लिख सकते हैं, अथवा करके एक और हम परिभाषा लिखेंगे बेटे जी, क्या लिखेंगे देखते हैं। एक और परिभाषा की बात करेंगे जहां यहां पर बेटे अथवा करके परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना अतिरिक्त
जितना अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है जितना अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सबका क्लियर है? सबका क्लियर हो जी कमेंट करके बताइए। हम बात कर रहे हैं परासरण दाब के बारे में, समझेंगे। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बेटे इसमें परासरण दाब, बात करने वाले हैं बेटा परासरण दाब P तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, या बेटा आप इसको कह सकते हो परासरण दाब ज्ञात करने का नियम या परासरण दाब का समीकरण। देखो बेटे, परासरण दाब तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध बताने के लिए हम बात करेंगे बेटे, सारे बच्चे फोकस करेंगे जी बेटे। बात करने वाले हैं, अभी आपने बोला परासरण दाब क्या है, हम बात कर रहे हैं परासरण दाब तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तो बेटे इसके लिए बॉयल ने एक नियम दिया था, बॉयल एक चार्ल्स हुए, उन्होंने एक समीकरण दिए थे, उन समीकरण की सहायता से हम विलेय के मोलर द्रव्यमान व अणुभार में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ओके बेटे, तो हम बात करेंगे पहले बॉयल बार्नटाप नियम, फिर बात करेंगे बेटे चार्ल्स बार्नटाप नियम। कैसे संबंध निकालेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल बार्नटाप नियम। जी बेटा, बॉयल बार्नटाप नियम ने इन्होंने क्या बताया बेटा, इनके नियम से देखते हैं। इन्होंने बोला था किसी भी विलयन का जो परासरण दाब है वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किस पर बेटा, स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब है, कौन सा दाब मेरे बच्चे, परासरण दाब जो होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता, ओके बेटे, ये किसका है, सांद्रता C होती है, इनके अकॉर्डिंग P समानुपाती C। जी समीकरण 1 हो गया। ये हमारे बॉयल बार्नटाप नियम ने, बॉयल ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब इसी को लेके बेटा हमारे अब चार्ल्स ने भी बोला, चार्ल्स ने क्या बोला बेटे, चार्ल्स की बात देखते हैं। पहला फर्स्ट हो गया, सेकंड बेटे चार्ल्स के अकॉर्डिंग चार्ल्स बार्नटाप नियम, इन्होंने बोला कि भैया स्थिर सांद्रता C एंड आयतन भी कह सकते हैं, आयतन V। चार्ल्स बार्नटाप ने यह बताया कि स्थिर आयतन या सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है, कौन सा दाब बेटा, परासरण दाब जो P होता है वो उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप क्या है, T, P समानुपाती T। समीकरण 2 अपने बॉयल बार्नटाप नियम से देखा P समानुपाती C है, चार्ल्स बार्नटाप नियम से देखा P समानुपाती क्या है बेटा, T। हम बात करेंगे अब तन विलयन। अब हम बात करने वाले हैं इसी में बेटा सामान्य विलयन समीकरण से हम बात करेंगे
सामान्य, जी बेटा बात करने वाले हैं सामान्य, क्या बात करने वाले हैं बताओ? सामान्य विलयन समीकरण से, सामान्य विलयन समीकरण से, तो बताइए समीकरण 1 और 2 को देखो। एक समीकरण में क्या कह रहा है बेटा? P समानुपाती क्या है? C एंड P समानुपाती क्या है? T। तो हमें क्या मिल गया? P समानुपाती CT। हम लिख सकते हैं P बराबर, समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे बेटे। क्या लेके आएंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट की समानुपाती की जगह कांस्टेंट लेके आ रहा है, क्या है सर? SCT। तो हम लिख सकते हैं P बराबर CST। ओके बेटे, CST एक समीकरण हमें मिला है ये। जी बेटा क्या मिल गया बेटा? P। यहाँ पे P जो है आपका पराशर दाब है, C सांद्रता है, T आपका टेम्परेचर है, ताप है, S विलयन स्थिरांक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे देश के प्यारे बच्चों, देखते हैं जी। P बराबर क्या मिला है बतलाइए आप लोग? P बराबर मिला है हमें CST। C क्या होती है? सांद्रता होती है, सबको पता है। सांद्रता किसके बराबर होती है? मोल बट्टे आयतन। सांद्रता होती है मोल बट्टे आयतन के। तो C के स्थान पे क्या रख सकता हूं बेटा? मोल बट्टे आयतन, ST हो जाएगा। सर N क्या होता है? मोल होता है बेटा भार बट्टे क्या? अणुभार हो जाता है। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। तो P बराबर N की जगह क्या रख दो? W बट्टे M। V चल रहा है क्या है? ST। बेटा हमें ये फाइनल एक फॉर्मूला मिला है। फॉर्मूला क्या मिला है? P बराबर W बट्टे M V ST। सर यही क्या होता है? विलयन के पराशर दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध होता है। जहां बात करते हैं, जहां W बराबर विलय का भार, विलय का भार, स्मॉल m बराबर विलय का अणुभार बोल सकते हैं, या बेटा बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान। सर उवी बराबर क्या है? उवी बराबर है विलयन का आयतन। आयतन आप लीटर में लेके चलेंगे, भार आप ग्राम में लेके चलेंगे। सर T क्या है? T विलयन का ताप है, ताप को आप केल्विन में लेके चलेंगे बेटे। अब क्या बचा आपके पास? S। S आपका क्या है बेटा? विलयन स्थिरांक है या गैस स्थिरांक? क्या है बेटा? रिपीट करिए जरा। S क्या है आपका? S है मेरे बच्चे विलयन स्थिरांक। विलयन स्थिरांक, इसका मान आप लेके चलेंगे 0.0821 ATM इंटू लीटर मोल इंटू केल्विन। ठीक है बेटे, ये था पराशर दाब का नियम। तो बेटा ये समीकरण आपको ये बतलाता है, क्या बतलाता है बताओ बेटे? ये समीकरण बतलाता है कि किसी विलयन का जो पराशर दाब होता है और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध होता है ये। ठीक है बेटे, सबको क्लियर है? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले बात की थी पराशर दाब क्या है और पराशर दाब के संबंधित नियम पढ़े हैं। पहले हमने बात की, इसको एक बार पुनः देख लेते हैं बेटा। बॉयल ने क्या बताया था? स्थिर ताप पर विलयन का पराशर दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, समीकरण 1। चार्ल्स ने क्या बोला? स्थिर सांद्रता एंड आयतन पर पराशर दाब होता है, परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। सामान्य विलयन समीकरण से हमने 1 और 2 का प्रयोग करके P समानुपाती CT समानुपाती हटाया, S आया कांस्टेंट, P बराबर CST। सिर C क्या है? सांद्रता होता है मोल बट्टे आयतन। तो SC की जगह मोल बट्टे आयतन, मोल होता है भार बट्टे अणुभार। लगा के बेटे W विलय का भार, M विलय का अणुभार, V विलयन का आयतन, T ताप, S विलयन स्थिरांक। विलयन स्थिरांक कितना लेके चलना है? 0.0821। क्लियर है? जी बेटे, अब हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट इसी में। जी बेटे, अगला टॉपिक हम लेके चल लेंगे। जी बेटे, पराशर दाब क्लियर हो गया सबका? बोलो बेटे। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम पराशरण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है
प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण या बेटा ये डिपेंड करता है आरओ सिस्टम। जो घर में हमारे आरओ सिस्टम लगे होते हैं वाटर प्योरीफाई करने के लिए, तो आरओ सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए जी बेटे, बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई में भी आया है और हिंदी माध्यम के बोर्ड में भी आया है। ओके बेटे, तो हम क्या बात करने वाले हैं? प्रतिलोम परासरण या बेटा हम बात करने वाले हैं व्युत्क्रम परासरण। ओके, क्या होता है, क्या होता है बेटा, ये बात करेंगे, देखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। आपने क्या किया मेरे बच्चे, अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है बेटे, क्या नाम है इसका? अर्धपारगम झिल्ली। ओके बेटे, यहां से हमने क्या किया, जी बेटे, ओके चलिए, यहां से हमने कोई समुद्र के पानी का स्रोत लगा दिया इस तरीके से। इसमें हमने समुद्र जल भर लिया, खारा पानी गंदगी वाला समुद्र जल, अर्धपारगम झिल्ली है। टोटी जी, समझने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी प्रतिलोम, नाम से ही पता चल रहा है। परासरण में क्या हो रहा था बेटे? परासरण में हो रहा था तन विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर जा रहे थे। अब रिवर्स की बात कर रहे हैं, व्युत्क्रम, उल्टा क्या होगा? देखिए बेटा, इधर शुद्ध जल है, शुद्ध जल, शुद्ध जल को आप विलायक भी कह सकते हो। इसमें समुद्र जल है, कौन सा जल है बेटा? समुद्र जल। समुद्र जल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, उसमें साल्ट भी होंगे बेटे, क्या होंगे? साल्ट होंगे उसमें। ये समुद्र जल है इधर जी बेटे। अब होता क्या है प्रतिलोम परासरण में बेटे, क्या होता है, एक बाह्य बल लगाया था जिससे परासरण की क्रिया रुकी थी, उसे हमने क्या बोला था? परासरण दाब। अब हम क्या करें बेटे, इस प्रोसेस में जो हमारा परासरण दाब है, कौन सा दाब बेटा? परासरण दाब जो P है वो कम हो जाए, कौन से दाब से बेटे? बाह्य दाब से। और अतिरिक्त दाब लगा रहे हैं, अगर जो परासरण दाब था हमारा वो कम हो जाए, किससे बेटे? बाह्य दाब से, बाहरी दाब से। तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, विलायक के कण सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर जाने लगेंगे। इस क्रिया को ही क्या कहेंगे हम? प्रतिलोम परासरण। जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से ज्यादा होता है, बाह्य दाब का मान परासरण दाब से ज्यादा होता है, तब विलायक के कणों का प्रवाह सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर होने लगता है। इस क्रिया को बेटे हम कहते हैं प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण। ठीक है बेटे, तो क्या होगा बेटा, जब बाह्य दाब ज्यादा हो गया, परासरण तो केवल कणों को रोक रहा था, अब हमने और ज्यादा दाब लगा दिया। जब बेटा और ज्यादा दाब लगा दिया इस पर, तो मेरे बच्चे विलायक के कणों का जो प्रवाह है वो सांद्र विलयन से हायर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर जाने लगता है। अर्थात सांद्र विलयन से, समुद्र का जल है, सांद्र विलयन से किधर जाने लगता है? तन विलयन की ओर जाने लगता है। और जो गंदगी होती है, जो अशुद्धियां होती है मेरे बच्चे, वो अशुद्धियां आपकी अर्धपारगम झिल्ली पर एकत्रित होने लगती है। इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। और इस क्रिया में हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? शुद्ध जल प्राप्त होता है। ये शुद्ध जल है,
इसलिए इसे आरओ सिस्टम भी कहते हैं। जितने भी आरओ सिस्टम होते हैं इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। तो हम लिखने वाले हैं बेटा, देखेंगे जरा, लिखते लिखते हम बात करते हैं। यस बेटे, जब बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है, तो विलायक अधिक हो जाता है तो विलायक के कणों का प्रवाह क्या बोला हमने? तो विलायक के कणों का प्रवाह, जी बेटा, विलायक के कणों का प्रवाह अर्धपारगम्य, विलायक के कणों का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होने लगता है, तब इसे प्रतिलोम या, तब इसे क्या बेटा? प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है? जी बेटा। क्या कहते हैं बेटा? जब बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है तो विलायक के कणों का प्रवाह सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होने लगता है। इस क्रिया को हम प्रतिलोम या बेटा क्या कहते हैं? व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? जी। आगे देखते हैं। इस क्रिया द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। इसलिए लिख देते हैं बेटे, इसलिए इस प्रक्रम को कौन सा सिस्टम? आरओ सिस्टम भी कहा जाता है, कहते हैं। सबको क्लियर है? ये टॉपिक क्लियर है तो एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। सबको क्लियर है? जी बेटे। आगे इसी में बात करने वाले हैं हम। जी बेटा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे नोट कर लीजिए, साथ के साथ नोट करके चलेंगे। नोट्स बनाते बढ़िया से बढ़िया नोट्स बना के चलिए। किसी को डाउट हो आप बता सकते हैं, किसी बच्चे को डाउट हो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं परासरण दाब ज्ञात करने का। व्युत्क्रम परासरण हो गया। अब हम बात करेंगे बेटे इसी में, अगला टॉपिक था हमारा
समपराशरी विलयन। कौन सा होता है बेटा? समपराशरी विलयन। तो बात करते हैं जी, बात करने वाले हम समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे समपराशरी विलयन। बोर्ड में कई बार पूछा गया है समपराशरी विलयन का मतलब क्या होता है बेटा। देखिए, स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं उन्हें बेटा हम समपराशरी विलयन कहते हैं। तो क्या एक बार रिपीट करिए, क्या बोला है मैंने? स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिसमें उन दोनों विलयनों के पराशर दाब बेटा समान होते हैं, उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं बेटा? समपराशरी विलयन कहते हैं। ओके बेटे, चलिए तो हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक समझ सकते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। समपराशरी विलयन का मतलब क्या है बेटे? मान लीजिए हमने दो विलयन ले लिए, एक विलयन ए है, दूसरा विलयन बी है। ए विलयन का पराशर दाब हमने मान लिया पाई 1 है, दूसरे विलयन का पराशर दाब हमने मान लिया पाई 2 है। लेकिन कंडीशन हम क्या रख रहे हैं बेटा? दोनों के ताप स्थिर ताप है। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब है एक सामान्य कमरे का ताप है, वहां पे एक हम प्रयोग करके देख रहे हैं। दो विलयन है ए और बी, पहले विलयन का पराशर दाब क्या है बेटा? पाई 1 है, दूसरे विलयन का पराशर दाब क्या है? पाई 2 है। ओके बेटे, बोलो प्लीज। पहले विलयन की सांद्रता हमने मान ली C1 है, दूसरे विलयन की सांद्रता C2 है। लेकिन बेटे हमने बोला है जो C1 सांद्रता है उससे जो C1 सांद्रता है, हमने माना है जो C1 सांद्रता है वो C2 सांद्रता से ज्यादा है। C1 का मान किससे ज्यादा है बेटा? C2 से। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हम, इसको हम सीधा कर लेते हैं। मानो क्या माना हमने बेटा? इसको हटा दीजिए। हमने माना है कि हमारे पास दो विलयन है, एक विलयन ए है और दूसरा विलयन क्या है बेटा? बी। ए विलयन की सांद्रता C1 है, बी विलयन की सांद्रता भी C2 है। तो बेटे जो समपराशरी विलयन होता है वो ये कहता है स्थिर ताप पर या एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, जिनके पराशरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन कहलाते हैं। मेरे बच्चे, हमने बात की है एक निश्चित ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, दोनों विलयनों की जो पराशरण दाब है वो समान होते हैं, उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। ओके बेटे, तो हमने माना था दो विलयन हमारे पास क्या आते हैं बेटा? ए और बी। तो देखते हैं इसमें आगे बेटे जी, आगे देखते हैं विलयन ए और विलयन बी। एक हमारे पास विलयन ए और दूसरा क्या है? विलयन बी। विलयन ए और विलयन बी। जी बेटा, विलयन ए का पराशर दाब क्या है? पाई 1 और विलयन बी का पराशर दाब क्या है? पाई 2। अगर ये समपराशरी है, क्या है बेटा? समपराशरी। तो समपराशरी पे दोनों के पराशर दाब क्या हो जाएंगे? समान। हमने मान लिया ये दोनों क्या है? समपराशरी विलयन। ये बात तो आपने अभी बोला था ना
कि संपरासरी विलयन पे दोनों के पराशर दाब क्या है, समान। तो पहले वाले का पराशर दाब पाई 1 है, दूसरे वाले का क्या है, पाई 2। तो पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2। और सर पाई बराबर आप जानते हैं, पाई बराबर क्या होता है, CST होता है। तो यहां लगाइए, सांद्रता क्या है, C1S, और टेम्परेचर क्या है, T1 मान लीजिए। दूसरे विलयन की सांद्रता C2S, और क्या हो जाएगा, T2। लेकिन आपने बोला है सर दोनों का ताप क्या है, स्थिर है, एट T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो T समान हो जाएंगे, T से T क्या होंगे, कट जाएंगे, S कांस्टेंट से S कट जाएगा, क्या मिल जाएंगे, C1 बराबर C2। आपको पता चल गया संपरासरी विलयन का पराशर दाब समान होता है तो उनकी सांद्रताएं भी समान होती है। सर C बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है, N/V। तो रख के देखते हैं क्या मिल जाएगा, N1 C1 किसकी जगह बेटा, C1 की जगह, बराबर N2 बट्टे क्या हो जाएगा, B2। सर N क्या होता है, मोल होता है, W बट्टे M भार बट्टे क्या होता है, अणुभार होता है। तो देखिए N1 की जगह क्या आ जाएगा, W1 बट्टे अणुभार क्या हो गया, M1। आयतन क्या चल रहा है, B1। आयतन हो गया B1 बराबर, दूसरा हो जाएगा W2 बट्टे M2, और क्या है बेटा, B2। ये हो गया आपके समपरासरी विलयन का समीकरण है। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक निश्चित ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। माना दो विलयन, विलयन ए और बी, ए विलयन का पराशर दाब पाई 1 है, दूसरे का पाई 2 है, समपरासरी है तो दोनों बराबर होंगे। सर सांद्रता पाई का मान लगा दिया, CST, एस कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, टी टेम्परेचर नियत है इसलिए दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे, C1 बराबर C2। C क्या होता है, N बट्टे V, N1 B1 बराबर N2 B2। सर N क्या होता है, W बट्टे M, W1 पहले के लिए क्या है, W1 बट्टे M1 B1 बराबर W2 M2 B2। ओके, सभी को क्लियर है बेटे। इसी में आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख रहे हैं साथ के साथ लिखते चलिए। जी बेटे, इसी में आगे बात करने वाले जी। अगर हम बात करें पराशर दाब हो गया हमारा, पराशर दाब के बाद अब हम बात करने वाले हैं अत्य व अल्प पराशरी विलयन। ये भी अच्छा टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। हम बात करने वाले हैं अत्य व अल्प पराशरी विलयन किसे कहते हैं। अत्य और अल्प पराशरी विलयन को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास दो विलयन है, इधर देखिए, दो विलयन, एक ए है दूसरा विलयन बी है। ए विलयन का पराशर दाब पाई 1, सांद्रता C1, दूसरे विलयन का पराशर दाब पाई 2, सांद्रता हो गई C2। ओके बेटे, बोलो जी। ए जो बी विलयन है वो सांद्र विलयन है, कैसा है बेटा, सांद्र माने गाढ़ा विलयन है। और जो ए है वो तन विलयन है, तन विलयन है, लेकिन दोनों के एट टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। स्थिर ताप की बात कर रहे हैं, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर दो विलयन ले लिए ए और बी। ए विलयन का पराशर दाब पाई 1, सांद्रता C1 है। ए कैसा विलयन है, तनु विलयन है। और बी के पराशर दाब पाई 2, सांद्रता C2 और सांद्र विलयन है। तो बेटे सांद्र विलयन वाला, सांद्र विलयन का जो पराशर दाब होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और तन विलयन का पराशर दाब जो होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है। तो अत्य और अल्प पराशरी विलयन ये कहते हैं स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिसमें जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे हम अति पराशरी विलयन कहते हैं, जिसका पराशर दाब कम होता है उसे हम अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। तो हमने सांद्र विलयन का पराशर दाब ज्यादा होता है, क्यों होता है बताने वाले हैं
ज्यादा जिसका पराशर दाब होगा उसे हम कहेंगे अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन, जिसका पराशर दाब ज्यादा होगा वो अति पराशरी विलयन कहलाएगा। जिसका कम होगा बेटे वो कहलाएगा, जिसका पराशर दाब कम है वो कहलाएगा अल्प अल्प पराशरी विलयन। क्लियर है? तो हमने बात की है सर, हमने क्या मान लिया है कि जो π2 है वो ज्यादा है, पराशर दाब उसका ज्यादा है तो वो अतिपराशरी हो गया, कम है वो अल्प हो गया। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे दोनों को, देखते हैं बेटा। स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन, स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिसमें जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी, अधिक होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। राइट? चलिए, तथा या जबकि जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है, उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। क्लियर है? कहते हैं। पॉइंट बना के लिख देंगे। सांद्र विलयन का पराशर दाब अधिक होता है, सांद्र विलयन का पराशर दाब अधिक होता है जो अति पराशरी होगा, तथा तन विलयन का पराशर दाब कम होता है वह अल्प पराशरी होगा। ये बात ध्यान रखिएगा सर, सांद्र विलयन का पराशर दाब अधिक होता है वो अति पराशरी कहलाएगा, और तन विलयन का पराशर दाब कम होता है वो अल्प पराशरी विलयन कहलाएगा। जी बेटा। चलिए सर, कुछ बच्चों का है कि सर ये सांद्र का ज्यादा क्यों होता है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जरा, समझते हैं बेटे। ये अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है,
सारा बच्चा समझेगा ना, सारा बच्चा, जितना बच्चा जोड़ चल रहा है अभी क्लास में, वो सारा बच्चा देखेगा, समझेगा भी, राइट। ये हमने सांद्र विलयन लिया है, सांद्र विलयन। ये हमने तन विलयन लिया है, तन विलयन, समझना मेरे बच्चे। और दूसरी तरफ हमने इसमें विलायक भर दिया है, शुद्ध जल है, ये जल है, ये भी क्या है, जल। हमें ये देखना है कि सर तन विलयन का पराशर दाब ज्यादा है या मेरे बच्चे सांद्र विलयन का पराशर दाब ज्यादा है। इसे देखने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। हमने क्या किया बेटा, ये बीच में जो लगा हुआ है ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है बेटा, अर्धपारगम झिल्ली, एसपीएम झिल्ली है जी बेटे। हमने सांद्र विलयन भरा, तन विलयन भरा, तो आपने बोला है जो पराशर की हैबिट होती है, पराशर क्या करता है, पराशर का काम क्या होता है, बोलो बेटे। पराशर का काम होता है शुद्ध विलायक के कण तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, जी बेटे, जी बेटे। तो समझना, ये विलयन कैसा है, सांद्र विलयन है, और ये विलयन कैसा है, तनु है। तो बेटे पानी के कण इस तन विलयन की ओर भी जा रहे हैं और पानी के कण इस सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए किस विलयन की ओर कण ज्यादा जाएंगे, सर सांद्र विलयन की ओर ज्यादा जाएंगे। कब तो जाएंगे, क्योंकि ये तो तनु है, ये तनु है, तो लगभग थोड़ा बहुत कण इधर जाएगा, फिर क्या होगा, दोनों की सांद्रताएं समान हो जाएंगी, कणों का प्रभाव बराबर हो जाएगा। लेकिन ये गाढ़ा विलयन है, सांद्र विलयन है, चाशनी है, इसकी तरफ पानी का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो इसके रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए कुछ ज्यादा ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, पराशर दाब। और बेटा इसका प्रवाह कम होगा, ये इस पर थोड़ा सा दाब लगाना पड़ेगा, या स्वतः कुछ समय बाद क्या होगा, इसका प्रवाह रुक जाएगा। भाई सीधा सीधा है, सांद्र विलयन जो है उसकी तरफ पानी के कण ज्यादा आएंगे, विलायक के कण, उसे रोकने के लिए अधिक दाब लगाना होगा। तन विलयन की ओर जल के कण कम आएंगे तो उस पर कम दाब लगाना पड़ेगा। इसलिए सांद्र विलयन का जो पराशर दाब होता है वो ज्यादा होता है, तन विलयन का कम होता है। सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन क्या कहलाता है बेटा, अति पराशरी, और तन विलयन कहलाता है अल्प पराशरी। सबका क्लियर हो बेटा, ये लिख लीजिए, मेरे साथ के साथ लिख के चलिए सभी बच्चे, जी बेटा सबको क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, वीडियो नंबर हमारा नेक्स्ट आएगा। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। आज की क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है, सारे बच्चे एक बार फोकस करेंगे जी। ये आगे यहां से हमने क्लास की है जी, क्लास 12 अध्याय फर्स्ट विलयन सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 13 में हमने बात की थी। 4 टॉपिक पढ़ने का हमने प्रोसेस बताया था। पहला पराशर दाब, सेकंड प्रतिलोम पराशरण, थर्ड क्या था, समपराशरी विलयन, चौथा क्या था बेटा, फोर्थ हमारा अति या अल्प पराशरी विलयन। चारों हमने पढ़ लिए जी बेटे, चारों इंपोर्टेंट है। पराशर दाब तो इस बार भी आया है 2025, 24, 23, 22, 4 साल से रेगुलर आ रहा है बेटे। प्रतिलोम पराशरण 2024 का क्वेश्चन रहा है, समपराशरी पे अंकित क्वेश्चन रहा था 2024 में, अतिपराशरी, ठीक है। चारों टॉपिक इंपोर्टेंट है, पढ़ते रहिए बेटे जी। अब हम बात करने वाले हैं, लेक्चर नंबर हमारा 30 के बाद 31 पे चलेंगे। क्या कैसे पढ़ा एक बार देख लीजिए जी। पराशर दाब क्या होता है, सबसे पहले हमने बात की थी पराशर दाब। हमने बताया था पराशर की क्रिया को रोकने के लिए जितना अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है उसे पराशर दाब कहते हैं। चलिए आगे क्या देखा है, आगे हमने पढ़ा है पराशर दाब तथा विलय के मूलक द्रव्यमान में संबंध। जी बेटा, तो हमने इसमें क्या बात की थी, इसमें 2 नियम लगाए थे, बॉयल बार्नहार्ट नियम, P समानुपाती C के, फिर हमने चार्ल्स का नियम लगाया, फिर हमने सामान्य विलयन समीकरण से समानुपाती P बराबर CHT, सर N और C के मान रख के हमने ये निकाल लिया जी। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे हमने क्या किया है, हमने प्रतिलोम पराशरण की बात की थी। प्रतिलोम पराशरण क्या होते हैं,
सर इसको आरओ सिस्टम भी कहते हैं। घर में जितने भी प्योरीफाई लगे होते हैं, आरओ सिस्टम होते हैं, वो सब इसी प्रोसेस में काम करते हैं। हमने आपको बताया था जब बाह्य दाब होता है वो पराशर दाब से अधिक हो जाता है तो बिलाई के कणों का प्रवाह तन विलयन से नहीं, सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर होने लगता है। ठीक है, प्रोसेस के द्वारा समझाया था जी। आगे बढ़ते। अब इसके बाद दिखाइए क्या कराया है, समपराशरी विलयन। आपने बोला था सर ऐसे दो विलयन स्थिर ताप पर जिनके पराशर दाब समान होंगे उन्हें समपराशरी विलयन कहेंगे। इसका एक फॉर्मूला निकल के आया था, वो आपके सामने है, इस पे क्वेश्चन देखेंगे जी। अथवा अल्पराशरी विलयन क्या है? स्थिर ताप पर ऐसे विलयन जिनमें अथवा अल्पराशरी। हमने एक बात समझाई है, वो देख लेते हैं। सर क्या बताया था यहाँ पे? सर ए और बी विलयन है, बी सांद्र है, ए तन विलयन अल्पराशरी कहलाएगा, सांद्र विलयन अतिपराशरी। इसका कारण हमने समझाया है। सर क्यों होता है? सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का प्रवाह अधिक होगा तो अधिक रोकने के लिए अधिक दाब लगाना पड़ेगा। स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिनमें पराशर दाब अधिक होता है, अतिपराशरी कम होता है, अल्पराशरी। सांद्र विलयन का पराशर दाब अधिक होगा, अतिपराशरी कहलाएंगे, और तन विलयन का कम होगा, अल्प कहलाएंगे। इसके आगे बेटे आज का लेक्चर इतना ही है बेटे। इसके आगे हम कल बात करते हैं लेक्चर नंबर 31 के साथ।